रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचरल पावर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वही दूसरी साइड से नेटो एलाइज ने इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रखा है। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो रशिया के पास अनकरीब वापस आने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? जी नाजरीन, ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एक एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रशिया के वेस्ट में जब सनराइज का टाइम होता है तो उसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात के खाने का वक्त हो रहा होता है। 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ रशिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर 204 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 5 इंडिया या 8 सऊदी अरेबिया या फिर 19 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। रशिया न सिर्फ एरिया में बहुत बड़ा है बल्कि इसकी ज़मीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। नेचुरल गैस रिजर्व्स में रशिया का पहला नंबर, जबकि ऑयल रिजर्व्स में रशिया 8वें नंबर पर आता है। 2021 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोप के कई मुल्क ऐसे हैं जो पूरी तरह रशिया की गैस पर डिपेंडेंट है, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया पूरे यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स से माला माल जमीन होने के साथ साथ वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, यानी तकरीबन 18% है। इन सब फायदों के साथ साथ रशिया की जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा मसला भी है जो रशिया को मजीद ताकतवर होने से रोक रहा है, और वो मसला ये है कि रशिया का ज्यादातर हिस्सा इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बिल्कुल बेकार पड़ा है। ये हिस्सा साइबेरिया में आता है जहां पूरे साल का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 0.5 सेल्सियस होता है। दुनिया का ठंडा तरीन शहर भी रशिया के इसी हिस्से में पाया जाता है, जहां हैरान कुन तौर पर सर्दियों में टेम्परेचर -71 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस शहर को ओमियाकून के नाम से पहचाना जाता है क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दोचार है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% हिस्सा सिर्फ रशिया के इस 20% हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम। न सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है। रशिया की कोस्ट लाइन 37,650 किलोमीटर पर फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया कई मसलों का शिकार है। असल में ये एरिया आर्कटिक ओशन है जो तकरीबन पूरा साल ही साल सिर्फ बर्फ बना होता है। यानी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी ये रशिया के किसी काम का नहीं है। अब जाहिर है कि जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समुंदर होगा वो उतनी ही ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो उतना ज्यादा पावरफुल बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समुंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना बहुत मुश्किल है, बल्कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करता है। इन पोर्ट्स में से एक रशिया के ईस्ट में वाक़या व्लादिवोस्तोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग होती है तो रशिया के बहरी जहाजों को जापान के इस कंट्रोल्ड समुद्रों से होकर गुजरना पड़ता है। जापान, अमेरिका और नेटो एक मजबूत एलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए बनाया गया था। अगर किसी कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर इसका साथ देंगी। दूसरी तरफ
रशिया एक सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, जहाँ भी वो मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ पड़ी रहती है और सीजन में बहरी जहाजों को इन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है, जो सब नेटो और अमेरिका के मेंबर्स हैं। तीसरे नंबर पर बचता है न्यूरेसिस पोर्ट, जो रशिया के साउथ में वाक़या ब्लैक सी पर मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो मसला नहीं है, मगर बहरी जहाजों को टर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है, यानी ये भी रशिया को खुलकर ट्रेड करने की इजाजत नहीं है। बेशक रशिया और टर्की के रिलेशंस अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन टर्की बहरहाल तो नेटो का ही मेंबर है, यानी रशिया पर खतरे की तलवार यहाँ पर भी लटकी रहती है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतने बड़े कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना पड़ता है और फिर अपनी दुश्मन नेटो के पार्टनर्स के रहम व करम पर वहां से गुजरना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्री की पावर जानने का वाहिद एक तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद हैं, अमेरिका से भी ज्यादा, और अमेरिका के बाद रशियन मिलिट्री ही दुनिया की दूसरी ताकतवर आर्मी मानी जाती है। यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पर नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज्यादा फौजी लश्कर के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसकी फौज को घुटने टेकने को मिले और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ हमला किया, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात 10 लाख से ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। हिटलर को अपनी ये हार का इतना सदमा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप भी ये बात नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो वो नॉर्थ पर मौजूद समुद्र को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके और ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड जैसे कीमती मिनरल से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम में इनकी माइनिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन तमाम मिनरल्स और मेटल्स को माइनिंग करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वीट। जैसे कि आपने पहले ही जाना कि रशिया वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी 20% जमीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचे अगर वो अपनी 100% जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो वो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। हैरत अंगेज तौर पर एक तरीका है जिससे रशिया इस सर्द मौसम में छुटकारा पा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर पावर बन जाएगा। रेफरेंस के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें वो तमाम कंट्रीज हैं जहां का एवरेज टेम्परेचर 11 से 15 डिग्री तक होता है, और ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जहां एवरेज टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो वहाँ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिल वक्त टेम्परेचर की ये रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया पर आती है, जहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिनको अक्सर हम सक्सेसफुल कंट्री की लिस्ट में पाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ पिघलती जा रही है, इसकी वजह से 2080 तक टेम्परेचर की ये रेंज मजीद नॉर्थ में चली जाएगी, और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़कर रशिया की। नासा के एनालिसिस के मुताबिक
1979 میں آرکٹک اوشن پر برف اتنی زیادہ دیکھی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ برف پگھلتی گئی اور 2019 تک اب یہ صرف اتنی رہ گئی ہے۔ اس ڈیٹا کے حساب سے آرکٹک اوشن کی برف ہر سال 13% کم ہوتی جا رہی ہے، اور اگر یہ سب ایسا ہی چلتا رہا تو 2035 تک آرکٹک اوشن میں بالکل بھی برف نہیں بچے گی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو ہونے والا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ رشیا کو ایک اور فائدہ بھی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو آئس میلٹ ہو رہی ہے، اس سے اوشن کے پانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی اوشنز کا پانی بڑھے گا تو سب سے پہلے وہ ساحل پر بنی سٹیز کو نگل جائے گا۔ امریکہ جس کی میجر سٹیز ساحل پر بنی ہوئی ہے، اس کو آنے والے وقت میں کافی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں پورے یورپ کے شہروں کو ایویکویٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ ظاہر ہے اس کام میں کروڑوں ڈالرز کا خرچہ ہی ہو۔ اس کے برعکس رشیا جس کی صرف 3 سٹیز اوشن فرنٹ پر ہے، باقی تمام میجر سٹیز سمندر سے کم از کم 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس چیز کا بھی رشیا کو آنے والے وقت میں ٹھیک ٹھاک فائدہ ہونے والا ہے۔ سویس کینال ایجپٹ کا وہ سمندری راستہ ہے جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے۔ صرف چائنا سے ہی نہیں بلکہ پوری ایشیا سے تمام شپس کو یورپ جانے کے لیے اسی سویس کینال کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ویسلز ایجپٹ کی گورنمنٹ کو بھاری فیس بھی ادا کرتی ہے۔ ہر سال 2000 ویسلز یہ سویس کینال استعمال کرتی ہے، اور ہر ایک ویسلز ایجپٹ گورنمنٹ کو تقریباً $4 لاکھ ٹول ٹیکس پے کرتی ہے، یعنی سال کی 20,000 شپس کی ٹرانزٹ پر ایجپٹ گورنمنٹ کو $8 ارب ملتے ہیں۔ چائنا کے شنگھائی پورٹ سے یورپ کے روٹرڈیم تک شپس کو 18,000 کلومیٹر کا فاصلہ اور 37 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آرکٹک اوشن میں برف پگھل جانے کے بعد یہ شپس رشیا سے ہو کر گزرے گی، جو شنگھائی سے روٹرڈیم تک صرف 10,500 کلومیٹر اور 22 دن کا سفر بنتا ہے۔ یعنی جہاں چائنیز کمپنی کو لاکھوں ڈالرز ٹرانسپورٹیشن میں بچیں گے، وہی ظاہر ہے کہ وہ رشیا کو اس کے کنٹرول سمندر سے گزرنے کی باری ٹول فیس بھی جمع کرنی پڑے گی۔ ناظرین، ایگریکلچر سے لے کر نیچرل گیس تک اور قیمتی منرلز کی مائننگز تک اور رشیا میں پاپولیشن گروتھ تک، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تقریباً تمام سیکٹرز میں ہی رشیا کا پڑنا باری دکھ رہا ہے، اور اس کے کافی زیادہ چانسز ہے کہ آنے والے 50 یا 60 سالوں کے بعد رشیا ایک بار پھر سے ورلڈ سپر پاور بن کر ابھرے گا۔